हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 19 जुलाई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का सेशन किस शहर में संपन्न हुआ जहां भारत ने अपना वॉलंटरी नेशनल रिव्यू पेश किया? तो ये न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यूयॉर्क में हुए इस स्पेशल सेशन में भारत ने नीति आयोग के माध्यम से अपनी तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है। इस बार भारत ने गरीबी हटाओ एसडीजी 1 और भूखमरी खत्म करो एसडीजी 2 के लक्ष्यों पर देश की जमीनी तरक्की का डेटा दिखाया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में साल 2030 तक सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने की रफ्तार जांचना है। स्टेटिक्स पढ़ते हैं। इस पूरे फोरम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की ईसीएसओसी काउंसिल के पास है। इस पेरेंट संस्था की स्थापना 1945 में यूएन चार्टर के तहत 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र ने इस विशेष आर्थिक और सामाजिक निकाय में कुल 54 सदस्य देश शामिल हैं। इसके सभी सदस्य देशों का चुनाव यूएनजीए द्वारा केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया को बदलने वाले यह 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए थे। इन सभी 17 लक्ष्यों को पूरी करने के लिए अंतिम समय सीमा साल 2030 तय की गई है। भारत ने इन सभी गोल्स का ट्रैक करने और लागू करने में नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग हर साल राज्यों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एसडीजी इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट जारी करता है। साल 2024 से 2026 के इस हालिया इंडेक्स में भारत की केरल राज्य ने सबसे टॉप रैंक हासिल की है। भारत सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को वॉलंटरी नेशनल रिव्यू कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के क्रैश होने से चर्चा में रहा एनसीआईआईपीसी भारत के किस कानून के तहत काम करता है? तो ये भारत की सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 के अंडर काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा। एक ग्लोबल साइबर सुरक्षा फॉर्म क्राउड स्ट्राइक के गलत सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम क्रैश हो गए। इस बड़े डिजिटल आउटस्टेज के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में एयरपोर्ट, बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेवाएं कई घंटों तक ठप रही। भारत की नेशनल साइबर एजेंसी ने इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने के तुरंत देशव्यापी एडवाइजरी जारी की। नेक्स्ट स्टेटिक्स देखिए। भारत में इस तरह के बड़े डिजिटल खतरों से निपटने के लिए एनसीआईआईपी को देश की सबसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस विशेष केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2014 में आईटी एक्ट 2000 के तहत की गई थी। यह एजेंसी मुख्य रूप से आईटी एक्ट सेक्शन 70A के तहत मिली शक्तियों के आधार पर काम करती है। इस संस्था का मुख्य काम देश के बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और पावर जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना है। कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम को हैक या नुकसान पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। प्रशासनिक रूप से यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंसी सीधे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अधीन काम करती है। कंप्यूटर इमरजेंसी और आम वायरस अटैक से तुरंत निपटने के लिए देश में शॉर्ट इन नाम की एक अलग टीम काम करती है। यह दूसरी विंग सीधे तौर पर भारत सरकार की मेटी मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत में इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़े अपराध को कंट्रोल करने वाला पहला मूल कानून आईटी एक्ट 2000 है। इस मूल कानून में साइबर अपराधों की नई चुनौतियों को जोड़ने के लिए साल 2008 में एक बड़ा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राइट टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है? तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आधुनिक युग में बिना किसी रुकावट की बिजली मिलना नागरिक के सम्मानजनक जीवन का हिस्सा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिजली कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के हर वैध नागरिक को बिजली कनेक्शन देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अब धीरे धीरे स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी तक आम लोगों की पहुंच बढ़नी होगी।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 देश के नागरिकों और विदेशी नागरिकों को दोनों जीवन का अधिकार देता है। मूल अधिकार में यह दायरा बहुत छोटा था, लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस के बाद कोर्ट ने इसे बहुत व्यापक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जीवन के अधिकार का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है। यह 1991 के प्रसिद्ध सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कोर्ट ने पहली बार स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना था। न्यायपालिका ने 2017 के एस पुट्टस्वामी जजमेंट के जरिए राइट टू प्राइवेसी को भी इस अनुच्छेद का हिस्सा बनाया। देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 से लागू होने पर भी राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण और संशोधन की रक्षा करने का यह मूल भाव नीति निर्देशक तत्वों की आर्टिकल 48 ए के तहत राज्य का कर्तव्य भी है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी जोड़कर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है। हमारे संविधान में हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 से तहत मिलती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास यही से मौलिक अधिकार की रक्षा आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पीयर टू पीयर, पी टू पी भी हम बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये पी टू पी प्लेटफॉर्म भारत के किस कैटेगरी के तहत रेगुलेट होते हैं? तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के तहत रेगुलेट होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई ने पाया कि कुछ डिजिटल एप्स बिना पूरी जांच के गलत तरीके से सीधे लोगों को आपस में लोन बांट रहे हैं। वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई ने इन प्लेटफॉर्म द्वारा दिए जाने वाले अनसिक्योर्ड लोन पर नियम किए। नए नियम के अनुसार अब कोई भी पी टू पी प्लेटफॉर्म निवेशकों को भी किसी भी तरह के प्रॉफिट या रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकेगा। देखिए स्टेटिक्स, इंटरनेट के माध्यम से सीधे कर्ज दिलाने वाले इन प्लेटफॉर्म को आरबीआई एनबीएफसी पी टू पी की कैटेगरी में रखता है। रिजर्व बैंक इन सभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को सीधे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रेगुलेट और मॉनिटर करता है। भारत में सामान्य एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन बैंकिंग एक्ट में नहीं बल्कि भारत सरकार के कंपनीज एक्ट के तहत होता है। बैंक की तरह ये संस्थाएं कभी भी जनता के लिए डिमांड डिपॉजिट जैसे सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। ग्राहकों की सामान्य बैंकिंग के लिए ये संस्थाएं कभी भी आप अपने नाम चेक बुक या फिर ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती। कमर्शियल बैंकों में जमा जनता के 5 लाख रुपए तक की राशि डीआईसीजी के नियम के तहत पूरी तरह इंश्योर्ड होती है। बैंकों से अलग किसी भी एनबीएफसी या पी टू पी प्लेटफॉर्म में जमा किए गए पैसे पर ग्राहकों को कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता। रिजर्व बैंक को इन सभी वित्तीय संस्थाओं को कड़े निर्देश देने की शक्ति बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 से मिलती है, जो कि सेक्शन 35 ए है। बैंकिंग नियमों के अनुसार कोई भी लोन तब एनपीए बनता है जब उसका ब्याज या किस्त लगातार 90 दिनों तक वापस न आए। बैंकों को किसी भी आर्थिक रिस्क से बचाने के लिए मिनिमम फंड अपने पास रखना होता है, उसे कैपिटल एडवोकेसी रेशियो यानी सीएआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को उत्तर हड़प्पा काल यानी लेट हड़प्पा फेज की एक दुर्लभ कब्रगाह यानी बरियल साइट किस नदी के बेसिन से मिली है? तो ये आपकी घग्गर हकरा नदी बेसिन से मिली है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरातत्वविद को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इस नदी की घाटी के पास खुदाई के दौरान प्राचीन इंसानी कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कब्रगाह लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की है, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के दौरान को दर्शाती है। इस साइट से मिले बर्तनों की बनावट प्राचीन काल में व्यापार और इंसानी बस्तियों के शिफ्ट होने के नए सबूत दे रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम दौर, जिसे लेट हड़प्पन फेज कहते हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति में बदल गया था। इस पतन के दौर के लोग जो पक्के शहरों को छोड़कर पूर्व की और घग्गर और यमुना नदी घाटों की तरफ बसने लगे थे। पुरातत्व में घग्गर हकरा नदी तंत्र को प्राचीन विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का ही अवशेष माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की अंतिम दौर की सबसे प्रसिद्ध साइट भारत के पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी राज्यों में स्थित है। गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर जैसे लोथल भी इस सभ्यता के व्यापारिक पतन की कहानी को साफ साफ बयां करता है। भारत में इस तरह की सभी पुरातत्विक रिसर्च के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्य जिम्मेदार संस्था है। इस राष्ट्रीय संस्था की स्थापना ब्रिटिश काल में ईयर 1961 में वायसराय लॉर्ड कनिंगम के समय की गई थी। ब्रिटिश सेना के इंजीनियर जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, वो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एएसए का जो मुख्यालय है देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहां से सभी राज्यों के प्रोजेक्ट्स को
कंट्रोल किया जाता है। यह पूरी संस्थाएं सीधे तौर पर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रशासनिक कंट्रोल में काम करती हैं। हाल ही में अपग्रेडेशन के कारण चर्चा में रही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आम लोगों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए एक नया एआई इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है। इस नई योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार आम नागरिकों के सीधे बैंक अकाउंट में भारी सब्सिडी दे रही है। इस प्रोजेक्ट से बिजली का बिल तो जीरो होगा ही, साथ ही बची हुई एक्स्ट्रा बिजली को लोग सीधे ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। देखिए, भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी सोलर रूफटॉप योजना की आधिकारिक शुरुआत फरवरी 2024 में से की थी। इस पूरी स्कीम को जमीन पर लागू करने की नोडल जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के पास है। यह योजना भारत के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत साल 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली बनाती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वादा किया है कि 2030 तक सभी अपनी कुल बिजली क्षमता का 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेगा। वर्तमान में सौर ऊर्जा के कुल उत्पादन के मामले में भारत का राजस्थान जो है पूरे देश में नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर पार्क भारत के राजस्थान राज्य के बाटला में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य ग्लोबल हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थित है। भारत का पहला ऐसा गांव जो पूरी तरह से 24 घंटों सौर ऊर्जा से चलता है वह गुजरात का मोढेरा गांव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। केंद्र सरकार किसानों के खेतों से सोलर पंप लगाने के लिए एक अलग स्कीम चलाती है जिसे पीएम कुसुम योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ और मिट्टी की तेजी से कटाव यानी सॉइल इरोजन के कारण न्यूज में रहा माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनल रिवर आइलैंड है। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। असम में आए भीषण बाढ़ के कारण इस ऐतिहासिक नदी द्वीप का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है और किनारों पर भारी कटाव हो रहा है। असम सरकार और पर्यावरणवादी ने इस द्वीप की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और जैव विविधता को बचाने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों से लगातार आने वाली बाढ़ के कारण इस द्वीप का कुल एरिया काफी कम हो चुका है। स्टेटिक्स देखते हैं। देखिए, असम में स्थित माजुली आइसलैंड को गिनीज बुक द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मानव आबादी वाला नदी द्वीप घोषित किया गया है। साल 2016 में असम सरकार ने इसे भारत का पहला आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। यह द्वीप असम की संस्कृति का केंद्र है, जहां 15वीं सदी में संत श्रीमता शंकरादेव ने नव वैष्णव धर्म की शुरुआत की थी। इस द्वीप का निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के ठंडे और शुष्क पठार में इस नदी को स्थानीय भाषा में यारुलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक गहरे जॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। असम की घाटी में प्रवेश करने के बाद ही इस विशाल नदी को आधिकारिक तौर पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। इस नदी की उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदियां जो है वो है सुबनसरी, मनसा, कामेंग। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं। दक्षिण दिशा में आकर इसमें मिलने वाली मुख्य नदी धनसरी और बूढ़ी दिहांग नाम से जानी जाती है। जब यह नदी भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे लोग जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार किस पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज की कई दुर्लभ पौधे और ऑर्किड की प्रजातियां क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी की तरफ बढ़ रही हैं? तो ये हमारा जो ईस्टर्न घाट्स है वहाँ की कई सारी दुर्लभ जो पौधे हैं और ऑर्किड की जो प्रजातियां हैं वो क्रिटिकल एंडेंजर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट माइनिंग से जंगलों का इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है। इस रेंज में पाए जाने वाले जो औषधिक पौधे हैं या फिर दुर्लभ रंग बिरंगे ऑर्किड जलवायु परिवर्तन के कारण समय से पहले सूख रहे हैं। सरकार से मांग की गई है कि इन लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए पूर्व घाटी में संवेदनशील इलाकों को तुरंत प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाए। भारत के पूर्वी तट के समांतर चलने वाली ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां पश्चिम घाट की तुलना में बहुत टूटी हुई हैं और कटी फटी हैं। इस पर्वत श्रृंखला के लगातार टूटे होने का मुख्य कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी ईस्ट फ्लोइंग रिवर द्वारा किया जाता है, यानी कटाव किया जाता है। भूगोल के अनुसार पूरे पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित जो आंध्र प्रदेश में स्थित जिहनगढ़ पीक है।
तमिलनाडु के पास जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं उसे नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, जहाँ जंक्शन होता है दोनों का। देश की वनस्पतियों के डेटा को लेकर करने वाली बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटिश काल में साल 1990 में हुई थी। इस राष्ट्रीय वनस्पति संस्था का मुख्य केंद्र जो है कोलकाता शहर में स्थित है। किसी भी जीव या पौधे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिकल इंजेक्टेड घोषित करने का काम IUCN नाम की संस्था करती है। यह ग्लोबल संस्था हर साल संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट जारी करती है, जिसे पर्यावरण की भाषा में रेड डाटा बुक कहते हैं। भारत सरकार ने देश में पौधे और जानवर की तस्करी को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया था। पूर्वी घाट का यह पूरा इलाका भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध शिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व को अपने दायरे में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में चल रही अवैध माइनिंग पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैनल की पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। पश्चिमी घाट के पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी मुख्य समितियां यानी कमिटीज बनाई गई हैं? तो मुख्य जो कमिटीज है वो है माधव गढ़गिल और के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर चल रही अवैध माइनिंग से हो रहे लैंडस्लाइड्स पर गहरी चिंता जताई है। पैनल ने आदेश दिया कि इस इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण क्लियरेंस के चलते चलने वाले सभी क्रशर और खदानों को तुरंत सील किया जाए। कोर्ट ने सभी 6 राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पश्चिमी घाट की संवेदनशील गांवों में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाएं। साल 2011 में आई माधव गढ़गिल कमेटी ने पूरे पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट के अत्यधिक कड़े नियमों के विरोध बाद में सरकार ने 2013 में वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई। कस्तूरी रंगन कमेटी के बीच का रास्ता निकालते हुए पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को संवेदनशील घोषित करने का सुझाव दिया। भौगोलिक रूप से यह वेस्टर्न घाट का भारत के पश्चिमी तट के समांतर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 6 राज्यों में फैला हुआ है। भौगोलिक और स्थानीय भाषा में इसे विशाल पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। जैविक रूप से यह इलाका इतना समृद्ध है कि यूनेस्को ने साल 2012 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से है, जहां भारी मात्रा में स्थानीय जीव मिलते हैं। प्रायद्वीप भारत की 2 सबसे बड़ी और प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा इसी पश्चिम घाटी की पहाड़ियों से निकलती हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो केरल में स्थित है उसे अनैमुड़ी पिक कहा जाता है। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को पार करने के लिए महाराष्ट्र में 2 प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रे हैं जिसे ताल घाट और बोर घाट कहते हैं। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रश्न है कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माने जाने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रशासनिक इतिहास पर हाल ही में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक कानून के तहत प्रांत यानी प्रोविजंस में कौन सा मुख्य बदलाव किया गया है? तो इसमें मुख्य बदलाव जो किया गया है, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई, यानी डायरची वाज अबॉलिश इन प्रोविजंस एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। देखिए, सांस्कृतिक जो मंत्रालय और संसद सचिवालय ने आधुनिक प्रशासनिक इतिहास पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस सेमिनार में चर्चा की गई कि कैसे इन पुराने ब्रिटिश कानून के प्रशासनिक ढांचे से हमारे आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखने की मदद की। देश के प्रमुख विधि विशेषज्ञों ने इस बात पर शोध पत्र पढ़े कि हमारे वर्तमान संविधान के कौन कौन से हिस्से सीधे इस एक्ट से प्रभावित हैं। अब देखते हैं इस पूरे एक्ट को समझते हैं। इस ऐतिहासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अब तक सबसे बड़ा और विस्तृत दस्तावेज माना जाता है। इस कानून ने प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उसे केंद्र स्तर पर लागू किया, जिसे इतिहास में डायरची एक्ट सेंटर कहा गया। इस एक्ट के तहत पहली बार पूरे देश में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का असफल प्रस्ताव रखा गया था। इस कानून के प्रावधान के आधार पर ईयर 1937 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। देश की करेंसी और खास को शाख को कंट्रोल करने के लिए इसी एक्ट के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का भी ढांचा मजबूत हुआ। इस कानून के माध्यम से पहली बार केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का 60% अधिक से हिस्सा सीधे तौर पर इसी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। हमारे संविधान में मिलने वाली इमरजेंसी प्रोविजन और राज्यपाल का पद भी इसे एक्ट के ढांचे से प्रेरित है। इस ब्रिटिश कानून के आने से पहले प्रांतों में द्वैध शासन लगाने का काम 1999 के मॉन्टेगो चार्ल्सटन रिफॉर्म द्वारा किया गया था। इस 1935 के पूरे एक्ट की समीक्षा करने और कमियां ढूंढने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साल 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा था। तो आज हमने ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है, उनके जीके स्टैटिक्स के साथ में उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किया है, ताकि आप न्यूज में रहे, करंट अफेयर में रहे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। ओके, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।